अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमने आज पढ़ना है। तो देखें बेटा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस दो मेजर प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। इनमें से एक प्रोसेस जिसका नाम लाइट रिएक्शन होगा और इसका दूसरा प्रोसेस जिसे हम डार्क रिएक्शन का नाम देंगे। ठीक है बेटे, यानी एक प्रोसेस है लाइट रिएक्शन और दूसरा प्रोसेस है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दो मेजर प्रोसेसेस हैं जिसमें ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी। अब ये बेटा आपको लॉन्ग कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट कैटेगरी में और एमसीक्यूज में, तीनों कैटेगरीज में ना ये क्वेश्चन कवर कर देगा। और ये क्वेश्चन तीनों कैटेगरीज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो आपने आज समझना है। ठीक है, ये आज नहीं कंप्लीट होगा, इसे हम दो पोर्शंस में कंप्लीट करेंगे। लाइट रिएक्शंस को आज हम समझेंगे और फिर डार्क रिएक्शन को हम फर्दर आगे देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू फेजेस। मार्किंग कर लें, थोड़ी सी मार्किंग है आपके पास। यहाँ तक आपके पास जो हेडिंग आएगी वो लाइट रिएक्शंस की आएगी, और ये लाइट रिएक्शंस की डेफिनेशन आप इसे समझ लेंगे, ये लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन भी है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर हेडिंग आएगी डार्क रिएक्शंस की। हम इन्हें डार्क रिएक्शंस का नाम देंगे। ठीक है, दो हेडिंग्स आएंगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दो हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स इसके ऊपर आप दे दें, लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की। अब बेटा मैं इसको जरा बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, डार्क रिएक्शन में ये पैराग्राफ के एंड तक आएगा, जिसमें ये लाइन भी है जो मेरे पास नेक्स्ट पेज में लिखी हुई थी। तो ये लाइन इसके साथ आएगी, द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखो बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा बेटे, तो अब देखें, हमने चूंकि देखा है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेजर फेजेस में कंप्लीट हो रहा होता है, और इन फेजेस के अंदर एक लाइट रिएक्शन का फेज है और दूसरा डार्क रिएक्शन का फेज है। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होते हैं ये बेटा दोनों रिएक्शंस क्लोरोफिल के अंदर ही होंगे। सबसे पहली बात, ये पॉइंट आप अपना क्लियर कर लें, ये नहीं है कि बेटा ये दोनों अलग अलग जगहों पर होंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों रिएक्शंस एक ही जगह पर होंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल इट्स इनर मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो इसके इनर मेम्ब्रेन्स हैं वो बेटा कुछ यानी कि सैक्स बनाती हैं, जिन्हें हम थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स कहेंगे। और यही थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स जो हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते चले जाएंगे, और बेटा हम इन्हें ग्रेनम का नाम देते हैं। ये चीज़ें आपने डिस्कस की थी। और एक फ्लूइड इसके अंदर होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, विच इज़ बेसिकली नोन एज स्ट्रोमा, हम इसे स्ट्रोमा का नाम देते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। देखें बेटा, जो लाइट रिएक्शन है ये सारा प्रोसेस लाइट रिएक्शन का है। इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है इसे क्लोरोफिल कैप्चर करता है, इसे इस्तेमाल करेगा और इसे ब्रेक करेगा। ठीक है, यानी कि इस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी मदद से बेटा दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर देगा। ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें से एक एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। दूसरा एक मॉलिक्यूल आप एक नई टर्म पढ़ोगे जिसे हम NADPH बोलेंगे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये बेटा दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो बेटा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, और इसकी मदद से वो बेटा एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देगा, जो कि एटीपी और NADPH कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये दोनों रिएक्शंस यानी जो लाइट रिएक्शंस हैं ये बेटा थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स पे हो रहे होते हैं। थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये बेटा इरेगुलर वो बना लेती है सैक्स, जिन्हें हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट होंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है।
अब इसकी डेफिनेशन को अगर मैं बताता हूँ तो डेफिनेशन आपको वो सिंपल सी डेफिनेशन कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड एनएडीपीएच. These reactions, which are known as light reactions, takes place on the thylakoid membranes of chloroplast. ये इसकी डेफिनेशन है बेटे, ठीक है. तो यहाँ पर लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं इसके अंदर? एटीपी और एनएडीपीएस, जो यहाँ उसने डेफिनेशन में ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं. और इस लाइट रिएक्शंस के अंदर लाइट चूंकि इस्तेमाल हो रही है इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं. ओके. और ये कहाँ पे होंगे? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स. ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं. अब अगर हम बात करें इसके बाद तो बेटा दूसरा जो फेज था वो डार्क रिएक्शन का है. डार्क रिएक्शन के अंदर देखें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू ग्लूकोज. इसे रिड्यूस करवाकर, इसके रिडक्शन करवाकर इसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा. क्या मतलब रिडक्शन करवाकर? अगर आप गौर करें तो बेटा यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ. तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगी. लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज बनाया जाएगा तो इस ग्लूकोज के अंदर आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन, यानी कि C6H12 और O6. तो बेटा अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो चुका है. हाइड्रोजन का ऐड होना आपने पढ़ा था रिडक्शन कहलाता है, ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके जो सेकंड फेज होगा, जो इसका दूसरा फेज है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करवाकर ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर दिया जाता है. और बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुगर में चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, तो इसके दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, ठीक है. इसके अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह से लाइट जो है सनलाइट वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगी. जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एरो आपको क्या शो कर रहे हैं कि भाई लाइट रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें बनी हैं और डार्क रिएक्शन की तरफ जा रही हैं. और ये वाले जो एरोज हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं कि डार्क रिएक्शन से ये दोबारा से एटीपी में चेंज हो चुका है, यानी कि एटीपी से एनर्जी ले ली गई है. इसी तरह एनएडीपीएच जो है वो एनएडीपी प्लस में चेंज हो चुका है. ये क्या चीज़ है? ये मैं अभी आपको साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको मैं मार्क करवा देता हूँ आपको. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास. तो इन शॉर्ट जो एनर्जी है वो बेटा लाइट से नहीं ली गई. कहाँ से ली गई है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से. चूंकि इसमें लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रही इसलिए हम इसे नाम देंगे डार्क रिएक्शंस. और ये कहाँ पर होंगे? इन दी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है ये उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं. अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर. तो डेफिनेशन आपको क्या कहती है? देखें बेटा डेफिनेशन में वो आपसे ये कहता है कि ड्यूरिंग दी सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज. इसका जो सेकंड फेज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है. In this phase, energy from the high energy molecules ATP and NADPH is utilized. और इस फेज के अंदर जो एनर्जी है वो ATP और NADPH से ले ली जाती है. Okay? Since these reactions do not use light directly, they are known as dark reactions. ठीक है. और इसमें चूंकि लाइट इस्तेमाल नहीं होगी डायरेक्टली इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शंस का नाम देंगे. तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या हो रहा है. तो नेक्स्ट वो आपसे ये कहता है the dark reactions take place in the stroma of chloroplast. ये जो dark reactions हैं ये बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, ठीक है, स्ट्रोमा में. तो अच्छे बेटे अब हम आगे चलते हैं, ठीक है. सबसे पहले अब हम जरा लाइट रिएक्शंस के और डेफिनेशन को समझेंगे. आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें इस हेडिंग के ऊपर. व्हाट इज लाइट रिएक्शन या व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, एक्सप्लेन इट्स समरी इन डिटेल. ये आपके पास लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, एक्सप्लेन इट्स समरी इन डिटेल. What are light reactions? Explain its summary in detail. What are light reactions? Explain its summary in detail. ये क्वेश्चन लिख लें यहाँ पर कि what are light reactions? Explain its summary in detail.
अब इसके अंदर आपको डेफिनेशन ऊपर से लिखनी है, जो डेफिनेशन आपने लाइफ रिएक्शन की मार्क की है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके बाद यानी कि हेडिंग आएगी लाइफ रिएक्शन की, उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे समरी ऑफ लाइफ रिएक्शन। इस हेडिंग की जगह आप हेडिंग दे देंगे समरी ऑफ लाइफ रिएक्शन, जिसमें आपको ये लाइन एज इट इज लिखनी है, द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइफ रिएक्शन इज एज फॉलोज। इसमें ये बेटा पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपने लिखना होगा। इसके साथ ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी लॉन्ग कैटेगरी के अंदर, और इसके बाद आपको ये लाइन भी लिखनी होगी, जी स्कीम वाली लाइन, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास लाइन एंड पे आएगी जी स्कीम, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको इस डायग्राम के साथ बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, और इसका भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि व्हाट इज जी स्कीम रिएक्शंस, ठीक है, कि व्हाट आर जी स्कीम रिएक्शंस, ये आपको जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है बेटे। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट आर जी स्कीम रिएक्शंस। तो मैं अब इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस डायग्राम की मदद से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, ये आपके पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आप समझ लें कि दीज आर दी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, और इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है ना आपको ग्रीन कलर के पिगमेंट्स मिलेंगे, और इन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को हम बेटा क्लोरोफिल का नाम देते हैं, कि यानी आपने पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, जिससे बेसिकली हम क्लोरोफिल कह रहे हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ये वर्डिंग आपकी चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रॉपर लिखी हुई है, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो बात शुरू करते हैं। तो देखें बेटा, ये फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब लाइट है, ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि जिस तरह जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स जो हैं ये बेटा लाइट को बनाते हैं, ओके। अब देखो बेटा, जब ये लाइट इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे गिरेगी, जब ये लाइट इन क्लोरोफिल के ऊपर गिरती है, तो इनके क्लोरोफिल पर गिरने से, ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इसे एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अब मेरी बात आप जरा गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी है। अगर समझ आ गया तो बहुत सिंपल है, वरना कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो क्लोरोफिल है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जब इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो आपने पढ़ा था कि जब एनर्जी बढ़ती है तो बेटा ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स डेफिनेटली, तो ये क्या लूज कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इस क्लोरोफिल के ऊपर भी देखें, तो इस क्लोरोफिल ने भी लाइट को एब्जॉर्ब की है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपकी समरी का पहला पॉइंट आएगा, कि जिसमें वो आपसे कहेगा कि व्हेन chlorophyll absorbs sunlight their energy level increases and they emit their electrons, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को emit कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे। नंबर 2, अब देखें बेटा, ये आपके पास जो आप देख रहे हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा क्लोरोफिल, फर्स्ट वाला क्लोरोफिल, इसे आप फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें, तो फर्स्ट क्लोरोफिल जब इसको रिलीज करेगा, तो उसके बाद वो एक चेन से गुजरेंगे। बेसिकली ये चेन क्या चीज़ है, अब ये चेन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये चेन देखने में एक सिंपल सा एरो आपको नजर आ रहा है, जबकि ये एक सिंपल एरो नहीं है बेटे। ये ना दरअसल इस तरह से आप ये समझ लें कि इसके अंदर ना ढेरों इंजाइम्स होते हैं, लाइक ये इंजाइम्स हैं सारे, ठीक है, जो इस तरह से चेन के अंदर आपको मिलेंगे। अब इस इंजाइम्स के अंदर ये आपके पास एक एरो जो बना हुआ है ना बेटा, एरो बेसिकली एक, इसके अंदर इंजाइम्स है। अब होता ये है कि ये इंजाइम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल से लेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन अगले इंजाइम को दे देगा, फिर ये भी अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पास कर देगा। आप ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से ले रहे हैं, पहले फर्स्ट लेगा, फिर वो सेकंड वाले को पास कर देगा, सेकंड वाला थर्ड वाले को पास कर देगा, थर्ड वाला ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले को पास कर देगा। आपने एक बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये ढेर सारी एनर्जी पैदा करेगा। अब वो एनर्जी जारी बात है किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी में से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी लेकर, ठीक है बेटा, यानी कि 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी लेकर उससे क्या बना दिया जाएगा, एटीपी। इसलिए आप अगर अपनी बुक के ऊपर आप डायग्राम को जरा गौर से देखें, तो यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एनर्जी सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे और उस एनर्जी से क्या बना दिया जाएगा, एटीपी प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ओके बेटे, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब देखें थर्ड पॉइंट, ये जो लाइट है ना बेटा, ये लाइट ना सिर्फ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे बल्कि ये लाइट इस वाटर के ऊपर भी गिरेगी। ये वाटर लाइट के मिलने पर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहूँगा। फोटोलाइसिस मतलब, क्योंकि लाइसिस कहते हैं ब्रेक करना, फोटो का मतलब है लाइट, क्योंकि जब ये लाइट पड़ेगी तो लाइट के पड़ने पर ये ब्रेक हो रहे हैं ना, इसलिए हम इसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। इसके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है बेटे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 2, इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे देगा और खुद को किस में चेंज कर लेगा, आइंस के अंदर। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और बेटा हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। हाइड्रोजन आइंस अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज किए हुए थे, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और वो इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से। ओके बेटा, अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये पूरा क्लोरोफिल अपने पास रख लेगा, क्योंकि इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन इमिट किए हुए थे। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल लेगा जो कि NADP+ है। NADP+, ये साइड बॉक्स में लिखा हुआ, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो NADP इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और हाइड्रोजन आइंस, जो कि ये वाटर वाले हाइड्रोजन आइंस हैं, इसको लेगा। और हाइड्रोजन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, हम इसे रिडक्शन कहते हैं, और ये रिड्यूस होकर बना देगा NADPH। तो यहाँ पर दो चीज़ें बन गई, एक NADPH और दूसरा बेटा ATP। ओके, ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब आपकी बुक की समरी क्या कहती है, वो कहता है कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। पहला पॉइंट है कि भाई जब क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगे। नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे और क्या बना देंगे बेटा, एटीपी। ठीक है, ये एटीपी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है बेटे। नंबर 2, light also breaks water molecule, photolysis and oxygen is released. The hydrogen atom of water gives the electron to chlorophyll and become hydrogen ions. अब वो क्या कह रहा है आपसे कि बेटा यही लाइट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, और यही हाइड्रोजन एटम जो है वो वाटर जो है, ठीक है, वो बेटा किसको दे देंगे, क्लोरोफिल को, और आइंस में चेंज हो जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट को कहता है द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+ इनटू NADPH। जो ये वाला पॉइंट उसने यहाँ पे समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP+ रखेगा और हाइड्रोजन भी ले लेगा, और जिससे वो रिडक्शन करके किसमें चेंज हो जाएगा, NADPH में। तो ये बेटा हमारा समरी है लाइट रिएक्शन की। अब बेटा ये जो लाइट रिएक्शन है ना, हम इसे जी स्कीम भी कहेंगे। इसे जी स्कीम क्यों कहेंगे, ये साइड बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। The whole series of light reaction is called Z scheme due to its Z-shaped flow chart। क्योंकि इसका जो चार्ट है ना वो बेटा Z स्कीम में बना हुआ है, जबकि आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो N शेप है, ये तो Z शेप है ही नहीं है। तो देखिए बेटा, बेसिकली आपके पास जो स्ट्रोमा के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बेटा थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, लाइक, ठीक है। अब होता ये है कि इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसके बाद अगले के पास जा रहे हैं, और ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, और इसलिए हम इसे एक जी स्कीम रिएक्शन का नाम देंगे। मैं फिर से बता दूं कि इसे हम जी स्कीम क्यों कह रहे हैं, कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरे के ऊपर जा रहे हैं और फिर यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको जी स्कीम रिएक्शन का नाम देंगे। ये एन नहीं है, आपकी बुक के अंदर वो एक एन शेप के अंदर नजर आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साइड बॉक्स के अंदर ना आपको मिलेगा NADPH। NADPH ये लिखा हुआ है, निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड is a coenzyme that take electrons and hydrogen ion is thus reduced to NADH. One form of the coenzyme also carries phosphate within and it is called NADP+, और ये चेंज हो जाएगा NADPH के अंदर। NADH हम इस चैप्टर में लास्ट पे पढ़ेंगे। NADP ये आप अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ रही हो, ठीक है। तो बेसिकली NADP क्या है,
NAD+ जो है वो एक कोएंजाइम है विच इज कॉल्ड निकोटाइनामाइड एडेनिक डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम है बेटा। कोएंजाइम जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है और एंजाइम को काम करने में हेल्प करता है, तो ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स लेगा, दैट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन, जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन आयंस लेगा, एंड दैट्स रिड्यूस टू NADH, और ये NADH में रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसकी रिडक्शन हो जाएगी NADH में। एंड वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम इज कैरीज फॉस्फेट, और इसकी एक फॉर्म है जो कि बेटा फॉस्फेट को अपने साथ कैरी करेगी और वो क्या कहलाएगी, NADP+। ठीक है बेटे, अब ये हमारा आज का टॉपिक था।